इतना सब बेटा अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वेव नेचर देखा, ठीक है। हमने देखा था बेटा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनके पार्टिकल नेचर के बारे में समझना है, ठीक है। अब इनके पार्टिकल नेचर के बारे में समझना है। अभी तक हमने क्या समझा था, जो इलेक्ट्रो, आवाज सबको बेटा क्लियर है ना? यस 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 सर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं बेटा, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या तो इसको अभी फिलहाल कंसिडर करो रेडिएशन। दिस रेडिएशन हैज अ ड्यूअल नेचर। रेडिएशन का नेचर कैसा है बेटा? ड्यूअल नेचर, ठीक है। ड्यूअल नेचर का मतलब इनका पार्टिकल फॉर्म भी है और वेव फॉर्म भी है। रेडिएशन का पार्टिकल और वेव फॉर्म दोनों होता है। वेव फॉर्म में जब होगा तो इनकी कंटिन्यूअस एनर्जी होगी। वेव फॉर्म में इनकी एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, जबकि पार्टिकल फॉर्म में इनकी डिस्क्रीट एनर्जी होती है। डिस्क्रीट मतलब पर्टिकुलर वैल्यूज होगी, सारी कंटिन्यूअस नहीं होगी, ठीक है, कुछ वैल्यूज ही मिलेगी नहीं। तो यहाँ पर वेव फॉर्म में इनके पास कंटिन्यूअस एनर्जी होंगी और पार्टिकल फॉर्म में डिस्क्रीट एनर्जी होगी। दैट इज द मेन डिफरेंस। वेव फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस जैसी कुछ प्रैक्टिकल एनालिसिस समझाने के लिए। डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस जैसे एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए, ये फेनोमेनन को समझाने के लिए हमें वेव फॉर्म को कंसिडर करना जरूरी था। और पार्टिकल फॉर्म के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे। तो आइंस्टाइन ने क्या किया था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसिडर करके एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आज हम समझेंगे पार्टिकल नेचर के बारे में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसके पार्टिकल नेचर के बारे में बेटा समझेंगे। चलो रखो एक मिनट। देखो तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अभी हम आज पार्टिकल नेचर के बारे में समझेंगे कंप्लीटली। पार्टिकल नेचर में क्या है? आवाज सबको ठीक से आ रही है ना? यस सर यस सबको आवाज ठीक से आ रही है बेटा? यस सर यस सर। ओके। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये पार्टिकल नेचर में बेटा क्या होगा? कुछ एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन थे, ठीक है, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए थियोरेटिकली पार्टिकल नेचर को कंसिडर करना जरूरी। कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन थे? एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये बहुत ही फेमस, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पर पार्टिकल नेचर कंसिडर करना जरूरी था। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। दूसरा जो फेनोमेनन था
That was regarding photoelectric effect. इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए थियोरेटिकली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए हमें पार्टिकल नेचर को कंसिडर करना जरूरी है। वेव नेचर करेंगे तो ये नहीं समझा सकते। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दिस टू आर आईएमपी, दिस टू आर आईएमपी फॉर थियोरी पर्पस एंड फॉर फिजिक्स आल्सो। फिजिक्स में भी शायद आप पढ़ोगे 11th या 12th में, पता नहीं, बट पढ़ोगे। इसके अलावा थर्ड एक फेनोमेनन ऐसा था, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है, ऑफ एनी सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा कोई भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसको हीट कैपेसिटी बोला जाता है। तो ये हीट कैपेसिटी में जो वेरिएशन होता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये चीज, ये फेनोमेनन एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें पार्टिकल नेचर कंसिडर करना जरूरी होगा। ठीक है, एंड द फोर्थ, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंसिडर करने के लिए भी हमें पार्टिकल नेचर कंसिडर करना जरूरी है। लाइन स्पेक्ट्रा हमने लास्ट टाइम देखा था, जो हाइड्रोजन के लिए लाइन स्पेक्ट्रम मिले थे आपको, लाइनमैन सीरीज, पामर, पार्शन, ब्रैकेट, कुंड, उन सब में क्या था, आपको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाले रेडिएशन का एमिशन हो रहा था, इसमें कंटिन्यूटी नहीं थी। ठीक है, तो ये एक लाइन स्पेक्ट्रा जो है उसमें हमें यहाँ पर पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन करना जरूरी था। यहाँ पर हम रेडिएशन का वेव नेचर कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको पार्टिकल नेचर कंसिडर करना जरूरी होता है। अब जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है आज वो है ब्लैक बॉडी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? तो पहले हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। This phenomenon of black body radiation, it was given by Max Planck. It was given by Max Planck. Max Planck सुना है आपने? नो सर। Max, हाँ, हमने प्लैंक कांस्टेंट पढ़ा था अभी। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट क्या था बेटा? 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। दैट वाज द प्लैंक्स कांस्टेंट जो हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में देखा। ठीक है, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट भी दिया था मैक्स प्लैंक ने, और ये इसी थियरी में हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, when solid are heated they emit radiation, when solid are heated they emit radiation। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते जाओ, हीटिंग दो, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। ठीक है, एंड दैट इज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, दैट इज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल, बाय हीटिंग आयरन, बाय हीटिंग आयरन, आप लोहे Fe को गर्म करते हो, स्लोली स्लोली पहले गर्म किया, थोड़ा सा गर्म। ठीक है, फर्नेस के अंदर आपने रोड डाल दिया आयरन का, तो वहां पर गर्म होते होते पहले क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा डल रेड में।
आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो वो डल रेड से फिर कन्वर्ट होगा ज्यादा रेड, डल रेड से कन्वर्ट होगा मोर रेड। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एकदम रेडिश हो जाएगा। आपने कार्टून या तो मूवीज में कहीं पर देखा हो ऐसे कि फर्नेस में अगर लोहे को गर्म करते हैं तो वो रेड बनता जाएगा। और ज्यादा गर्म कर, और ज्यादा गर्म कर रहे हो तो क्या होगा, इट बिकम मोर एंड मोर रेड एंड इवेंचुअली अगर ज्यादा गर्म करोगे तो यहाँ पर वो व्हाइट में कन्वर्ट होगा, ब्लू एंड, ठीक है। सो बाय हीटिंग Fe और आयरन रोड इन फर्नेस, initially it shows dull red color, then it shows more and more red, it become more and more red, and then it converts into white and eventually turns into blue color, eventually turns into a blue color। समझ में आया बेटा? यस ये सर वो होता h है। इज इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू लिखी? क्या बेटा? वो आपने h इक्वल्स टू 6.626 into तेरा 10। बोर एटॉमिक मॉडल करवाऊंगा बेटा मैं, तब वापस आएगा। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू है, वो समझा रहा हूँ इसी टॉपिक के अंदर, हम यहाँ पर देखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट वो आएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। तो बाय हीटिंग आयन ये कलर चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो हमने बोला किसी भी सॉलिड को जब हम गर्म करेंगे, हीटिंग देंगे, तो क्या हो रहा है, वो एमिट करता है रेडिएशन, एंड दैट एमिट रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। ये बहुत ही वाइड रेंज में वेवलेंथ डिफरेंट रेडिएशन को, ये डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एमिट करेगा। इसीलिए पहले जब कम टेम्परेचर होता है तो डल रेड होगा, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा से रेड बनेगा, और ज्यादा बढ़ाओगे तो व्हाइट में कन्वर्ट होगा, और ज्यादा देखोगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये आयरन रॉड, उसका रीजन है टेम्परेचर। When the temperature becomes very high, it turns into blue. When the temperature is very high, it turns into blue color। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रा देखा था विबग्योर वाला, अगर आपको याद हो, तो क्या था, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद विजिबल स्पेक्ट्रम आता है बेटा, और विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद अल्ट्रावायलेट। विजिबल में भी क्या होता है, विबग्योर, तो यहाँ पर रेड की फ्रीक्वेंसी कम और वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। सो ये रेड से ब्लू में जब कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही। तो आपको इसके ऊपर से समझ में आया, ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हुआ, रेड से ब्लू में, तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई रेडिएशन की, आया ना? यस यस So the frequency increases with the temperature, that radiation emitted goes from a lower frequency to a higher frequency। As the temperature increases, as the temperature increases, ठीक है, क्योंकि जो रेड कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी बेटा, वो स्पेक्ट्रा में हमने देखा था, लो फ्रीक्वेंसी रेड की, और जो ब्लू होता है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ क्या हुआ, एमिशन में लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी तक जा रहा है, लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी। सो रेडिएशन एमिटेड गोज फ्रॉम अ लोअर फ्रीक्वेंसी टू अ हायर फ्रीक्वेंसी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसमें कोई डाउट बेटा? नो डाउट्स Here the red color lies in lower frequency range, red color lies in lower frequency range, and blue color lies in higher frequency range। सर यहाँ पर रेडिएशन जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो है? Yes, exactly,
This radiation which is emitted by any solid is dependent on the temperature. टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन एमिट होगा, टेम्परेचर कम होगा तो उतनी कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन एमिट करेगा, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes. ओके, हियर व्हाट इज ब्लैक बॉडी? अब ये ब्लैक बॉडी बेटा होता क्या है? ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी। ब्लैक बॉडी is an ideal body। ठीक है, जैसे कि सन। अब ये आइडियल बॉडी क्या है? आइडियल बॉडी which emits and absorbs all frequency, substance which emits and absorbs all the frequencies। ठीक है, जो सारी फ्रीक्वेंसी एमिट भी कर रहा है और सारी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब भी कर रहा है, इट इज नोन एज आइडियल बॉडी और ब्लैक बॉडी। आपने ब्लैक होल सुना होगा, ब्लैक होल सुना है बेटा? Yes, sir. Yes. Yes. राइट, उसमें Yes. क्या हो रहा है? सारी जो एनर्जी है, सारी लाइट है, वो ब्लैक होल के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, इसीलिए वहां से बाहर क्या निकल रहा है हमें नहीं पता, इसीलिए उसको नाम दिया गया था ब्लैक बॉडी। हमें पता ही नहीं है उसमें क्या है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सारी फ्रीक्वेंसी एमिट भी कर सकता है और जो सारी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, उसको बोला जाता है ब्लैक बॉडी और आइडियल बॉडी। यहाँ पर जो सन, कोई भी स्टार होगा, स्टार में से ऑलमोस्ट सारी फ्रीक्वेंसीज एमिट हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है, तो उसको बोलेंगे बेटा ब्लैक बॉडी और आइडियल। समझ में आया? ऑन अर्थ Yes. देयर इज नो सब्सटेंस कॉल्ड ब्लैक बॉडी। आइडियल बॉडी नहीं है कोई भी अर्थ के ऊपर, लेकिन ये जो स्टार्स और न्यूट्रॉन स्टार्स सब होते हैं ना, वो सब ब्लैक बॉडी में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब भी करते हैं और सारी फ्रीक्वेंसीज को एमिट भी करते हैं। समझ में आया? तो ब्लैक बॉडी या तो आइडियल बॉडी क्या होगी? जो सारी फ्रीक्वेंसी एमिट भी कर सकता है और सारी फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी या तो आइडियल बॉडी। समझ में आया बेटा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सर फ्रीक्वेंसी किसको कंसिडर करना है? लाइट, टेम्प, फ्रीक्वेंसी किसको कंसिडर करना है? frequency मतलब that is one of the characteristic of waves। frequency is one of the characteristic या तो प्रॉपर्टी बोल सकते हो बेटा ऑफ वेव। ठीक है, मान लो वेव है, तो ऐसे वेव्स है, तो किसी भी पॉइंट से पर सेकंड जितने वेव्स पास होते हैं उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट सेकंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हर एक रेडिएशन के ये वेव्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वेव्स भी डिफरेंट होंगे जो पर्टिकुलर पॉइंट से पास होंगे पर सेकंड, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगे उनकी एक फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पर अब ब्लैक बॉडी समझ में आया। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? दैट इज द एमिशन, दैट इज रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी, दैट इज द एमिशन radiation, not emission, radiation emitted by black body or ideal body is defined as black body radiation। Radiation emitted by black body or ideal body is defined as black body radiation।
कोई डाउट? यहाँ पर No, sir. हमने कंप्लीट की, एक तो आइडियल बॉडी और ब्लैक बॉडी, और जो भी रेडिएशन एमिट करेगा आइडियल बॉडी उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इमिशन। ठीक है? Yes. Yes. Okay. This distribution curve for different intensity and wavelength was represented by Max Planck. मैक्स प्लैंक ने क्या किया था, ये डिफरेंट सॉलिड्स के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग उसने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया था। he plotted the graph of intensity versus wavelength। ठीक है, ये ग्राफ कैसा होगा बेटा, तो यहां पर देखते हैं। सपोज जब भी ऑब्जेक्ट या तो सब्सटेंस का टेम्परेचर लोअर है, ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर पर लोअर फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का हमने रिलेशन देखा था बेटा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू c by lambda। frequency that is equals to c by lambda। lambda is a wavelength, that is also a property of wave। nu is the frequency of wave। ठीक है, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। c is the speed of light, speed of light in vacuum में। तो हम बोल सकते हैं that frequency is inversely proportional to wavelength। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वेवलेंथ हाई होगी, हाई है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ हाई होगी। तो व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर, व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर, व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर, क्या होता है, सॉलिड रेडिएट्स लोअर फ्रीक्वेंसी, so solid emits lower frequency radiation, they emit lower frequency radiation। ऊपर ही हमने देखा था टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर लोअर फ्रीक्वेंसी को रेडिएट कर रहा है, और लोअर फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वेवलेंथ कैसी होगी बेटा, हाई होगी, हाई है ना। Yes. they emit higher wavelength रेडिएशन। तो जब बेटा टेम्परेचर कम है तो हाई वेवलेंथ वाले रेडिएशन का यहाँ पर एमिशन ज्यादा होगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, तब यहाँ पर जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा ऐसे रेडिएशन का। आपको रेड कलर दिख रहा है ना, जब लोअर टेम्परेचर पर किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर आयन को हमने गर्म किया था, हीटिंग दिया था तो डल रेड था, उसका रीजन यही है, रेड की फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ हाई होगी, तो यहाँ पर रेड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसीलिए आपको कलर रेड दिखा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर वेवलेंथ कम होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी, उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। मान लो ये टेम्परेचर T2 पर है, ठीक है, दिस ग्राफ इज एट टेम्परेचर T1, दिस ग्राफ इज एट टेम्परेचर T2। तो यहाँ पर ज्यादा इंटेंसिटी वाले रेडिएशन की वेवलेंथ क्या हो गई बेटा, कम हो गई। वेवलेंथ कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर वेवलेंथ वाले रेडिएशन ज्यादा एमिट करेंगे, तो यहाँ पर देखो वेवलेंथ और कम हो गई और फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फ्रीक्वेंसी हायर होती जाएगी और वेवलेंथ लोअर होती जाएगी। दिस वन इज एट टेम्परेचर T3, यहाँ पर टेम्परेचर T3 सबसे ज्यादा है,
तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेवलेंथ कम होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, ऐसा रेडिएशन इंक्रीज होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। समझ में आया बेटा? Yes. मतलब Yes. यहाँ पर अगर कोई ब्लैक बॉडी या आइडल बॉडी है ना, तो वो रेडिएट देखो, एमिट सारी रेडिएशन में एमिशन जो हो रहा है वो सारी फ्रीक्वेंसी सारी वेवलेंथ को कर रहा है। किसी की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसी की इंटेंसिटी कम होगी, बस इतना डिफरेंस होगा। हमें कौन सा कलर दिखेगा? तो जो कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है वो कलर, उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको कलर दिखेगा। यहाँ पर जब टेम्परेचर कम था तो हायर वेवलेंथ वाले और लोअर फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन एमिट कर रहा था तो रेड कलर दिखा था। टेम्परेचर बढ़ाने पर लोअर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को एमिट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर दिखेगा। समझ में आया बेटा? सर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब एक तरीके से बोलूं, यहाँ पर मान लो सारे कलर ये एमिट कर रहा है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ब्लू कलर कर रहा है। ब्लू कलर की इंटेंसिटी 60% है और बाकी सारे कलर 40% के अंदर। जितना भी रेडिएशन हुआ उसमें 60% ब्लू कलर को रेडिएट कर रही है, उतनी फ्रीक्वेंसी कर रहा है, और बाकी सबकी टोटल मिलाकर 40% है। तो इंटेंसिटी जैसे कि करंट बढ़ाते जाओगे तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, आपको लाइट ज्यादा फोकस दिखेगी, ज्यादा ब्राइट दिखेगी, तो वो उसकी इंटेंसिटी है। एक लोअर पावर वाला बल्ब लगाओ 15 वॉट वाला, फिर 40 वॉट वाला लगाओ, 60 वॉट वाला लगाओ, 100 वॉट वाला लगाओ, तो क्या होगा? जैसे पावर बढ़ेगा वैसे उसमें से ज्यादा करंट पास होगा और ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, तो वो लाइट की इंटेंसिटी हो गई। तो यहाँ पर भी बेटा रेडिएशन की इंटेंसिटी की बात है। इतनी इतनी वेवलेंथ, सपोज दैट इज λ1, λ2 एंड λ3। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेवलेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेवलेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर λ3 ये वेवलेंथ वाले रेडिएशन का एमिशन ज्यादा हो रहा है यहाँ, ये टेम्परेचर। समझ में आया? यस। तो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ ब्लू कलर को एमिट कर रहा है, नहीं, वो सारी वेवलेंथ और सारी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, लेकिन उसमें से पर्टिकुलर वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो वो इंटेंसिटी बढ़ने पर वो कलर आपको दिखेगा। यहाँ पर कलर चेंज वेरिएशन दिखा ना, डल रेड, मोर रेड, व्हाइट एंड ब्लू। उसका रीजन यही होता है, लोअर टेम्परेचर पर पहले फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो आपको रेड कलर दिख रहा है। फिर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये रेड से व्हाइट और व्हाइट से ब्लू में कन्वर्ट होगा। व्हाइट दिखने का रीजन जो विबग्योर होता है, वायलेट से लेकर रेड तक, वो सारी फ्रीक्वेंसीज ऑलमोस्ट इक्वली रेडिएट कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपको व्हाइट कलर दिखेगा। रेड और ब्लू, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू को इक्वली रेडिएट कर रहा होगा, जिसकी वजह से व्हाइट कलर दिखेगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यहाँ पर जैसे बेटा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ना, वैसे कम वेवलेंथ वाले रेडिएशन का एमिशन इंक्रीज